बजे हुए हैं सुबह के 4 और आज है 24 मार्च 2026। डे है ट्यूसडे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को बनाने का क्या पर्पज़ है, सबसे पहले वो क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है खुद की जर्नी को शेयर करना। इस जर्नी में मैंने क्या सीखा उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, इसके लिए मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि एक कहावत है कि दूसरों की गलतियों से अगर हम सीख लेते हैं तो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि लाइफ इतनी छोटी है कि हम हर एक चीज गलती करके नहीं सीख सकते खुद से। तो बेहतर है कि दूसरों की गलतियों से सीखें। हालांकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि आप खुद करके ही सीखते हो। फिलहाल मैं अपने बारे में कुछ बातें बता दूं जो रेलेवेंट है यहाँ पे। मैं फिलहाल 24 साल का होने वाला हूँ। आने वाले कुछ महीनों में मैं 24 साल का हो जाऊंगा। ये रेलेवेंट है इसलिए शेयर कर रहा हूँ। और ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री की है। और फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है कि किस गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। लेकिन रिसेंटली ही मैंने ज्वाइनिंग की है और ना ही मैं यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब को लेके ज्ञान देने वाला हूँ या जॉब को लेके। तो 2020 में मैंने की थी अपनी 12th क्लास। और 12th क्लास में मैंने सीबीएसई से स्कोर किए थे 96%। एंड ये बिफोर कोविड है, क्योंकि हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम 17 मार्च 2020 को था और कोविड के लिए जो लॉकडाउन वगैरह है वो उसके बाद लगा था, यानी कि 24 मार्च से लॉकडाउन कंप्लीट लगा था। तो हमारे एग्ज़ाम सब हो चुके थे ऑलरेडी। वरना कोविड में फिर आप बोल सकते हैं तो स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि मैं, जैसा कि वो बोलते हैं, वो यानी कि वो लोग जो मुझसे परिचित हैं, जो मेरे नोन हैं, चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरे गांव वाले हो या फिर मेरे फ्रेंड्स हो या टीचर्स हो, दैट आई एम हाईली इंटेलिजेंट। बट हाईली इंटेलिजेंट ये दूसरों के पर्सपेक्टिव से है, और वो किस वे में जज करते हैं आई डोंट नो। बट फिलहाल दूसरों के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो मुझे किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं वो मैंने क्लियर कर दिया। और मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेके, मैं खुद को हाईली इंटेलिजेंट नहीं मानता। ओके, बिकॉज अगर हाईली इंटेलिजेंट होना यही है जो कि मैं फिलहाल हूं, देन इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, सो स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा से चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूं और स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट ना करूं। क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो उस तरीके की उनकी फिलॉसफी थी। और स्पेशली मेरे फादर साहब चाहते थे कि हाँ भाई मैं पढ़ाई में आगे निकलूं। क्योंकि पढ़ाई में वो इतने अच्छे नहीं थे, तो वो समझ सकते हो जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस चीज को करें। राइट, तो उसी सेम फिलॉसफी पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। हमेशा पढ़ाई पे फोकस करना ये मुझे सिखाया गया है। इसलिए मैंने खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया। खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया
तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है या इतनी स्ट्रोंग नहीं है एज कम्पेयर टू अगर कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा स्पोर्ट्स में उसकी होगी। यानी कि मैं फिट नहीं बोल सकता खुद को। फिलहाल मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन जो आपका एक अर्ली फेज होता है लाइफ का, उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपको एक सपोर्ट देता है, जो कि अर्ली स्टेज के बाद काफी मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि फैमिली इस तरीके की है, तो मेरे ट्यूशन्स वगैरह थे, मैं ट्यूशन्स में पढ़ाई पे ध्यान, घर पे अपनी आके पढ़ाई, और मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती थी। तो मतलब मेरी मम्मी ने बहुत फोकस किया है मेरी पढ़ाई पे। जैसे पापा ने तो बोल दिया कि हाँ, ट्यूशन टीचर को बोल दिया कि हाँ भाई इसे पढ़ाओ, इसे सख्त करके रखो, अगर मैं हमारी बोली में बोलूँ तो। लेकिन जो स्पेशल एफर्ट्स हैं वो मेरी मम्मी के हैं, क्योंकि अभी भी मुझे याद आता है कि मम्मी ने हमें लैंप में पढ़ाया है, मुझे और मेरी बहन को। तो मम्मी का कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, टीचर्स और ट्यूशन टीचर्स के अलावा। तो बाकी 10वीं क्लास तक तो सब कुछ ठीक था, ठीक है। 10वीं क्या, 8वीं क्लास तक। 8वीं क्लास के बाद जब मैं 9वीं क्लास में आया, तो 8वीं से 9वीं आने में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। काफ़ी कुछ क्या, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मुझे भी अडेप्ट करने में उसे टाइम लगा। मेरे अब भी याद है कि 9th क्लास में मैंने एक सब्जेक्ट का, शायद साइंस का, री एग्जाम दिया था। फेल तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ बहुत कम नंबर थे, तो इम्प्रूवमेंट के लिहाज से मैंने री एग्जाम दिया था। यानी कि परफॉर्मेंस डाउन हुई थी 9th में आते हुए, लेकिन वो 10th में बढ़ के ठीक ठाक हो गई थी। ज़्यादा अच्छी भी नहीं, तो ज़्यादा बेकार भी नहीं। 10th में मैंने सीबीएसई बोर्ड से 2018 में 88%, टू बी एग्जैक्ट 87.4% मैंने स्कोर किया था। और फिर वहां से चेंजेस स्टार्ट हुए। 10th क्लास तक मैं ऐसा था कि मैं दोस्तों के साथ भाई बातचीत कर लेता था, दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी निकल जाता था, और टाइम भी बिताता था दोस्तों के साथ अपने। बैक बेंचर्स हमें बोलते थे, क्योंकि हम अपने स्कूल में, अपनी क्लास में सबसे पिछली सीट पे बैठते थे। लेकिन 10th के बाद से क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई की तरफ शिफ्ट हो गया। यानी कि दोस्तों वगैरह का ध्यान जो था मेरा, वो भी खत्म हो गया। स्पोर्ट्स में तो पहले से ही पार्टिसिपेशन नहीं था, और दोस्तों के साथ भी मैंने एक्टिविटीज में, यानी कि गपशप में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। बहुत ज्यादा पढ़ाई की तरफ फोकस्ड हो गया। तो उसी का नतीजा है कि 11th क्लास में मेरे 88% ही मार्क्स आए, यानी कि मैंने मेंटेन करके रखी अपनी पोजीशन, और 12th में मेरे 96% आए। अब वहां तक तो सब कुछ फोकस्ड था, क्योंकि वहां तक तो मैं एक तरीके से गधा था, जिसे एक रास्ता दिखा रखा था कि हाँ भाई तुझे ये चीज करनी है, और यही चीज करनी है, और कुछ नहीं करना। तो मेरा माइंडसेट उसी तरीके का था। उस टाइम पे ऐसा था, हिसाब किताब क्या था कि अगर मान लो मैं पढ़ नहीं रहा हूं, कुछ और काम कर रहा हूं मजबूरी में, फॉर एग्जाम्पल कोई रिश्तेदार आ गए, या गांव में से कोई बड़े बूढ़े लोग आ गए, उनके पास बैठना पड़ गया, या कोई शादी अटेंड करनी पड़ गई, या कोई फंक्शन, बर्थडे पार्टी अटेंड करनी पड़ गई, तो उस टाइम पे मुझे दिमाग में एक चिंता रहती थी कि भाई पढ़ाई पढ़ाई नहीं हो रही तेरी। यानी कि जब पढ़ाई नहीं होती थी तो दिमाग में चिंता रहती थी, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाता था मैं। हालांकि अब ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि मैं प्रेजेंट मोमेंट को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाता था।
या तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं सो रहा हूँ बस। या फिर एंटरटेनमेंट, बेन 10 वगैरह देखा है मैंने भाई। भाई मैंने बेन 10 देखा है, 12th क्लास तक बेन 10 देखा है। तो बस यही था उस टाइम पे स्केड्यूल। अब बात ये आई कि 12th के बाद मैंने तो सोच ही नहीं रखा था कि मुझे क्या करना है, ग्रेजुएशन क्या करनी है, ग्रेजुएशन कहाँ से करनी है, कुछ पता नहीं था। तो मेरे हाई इंटेलेक्चुअल लेवल को और मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरे टीचर्स ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, मेरे आसपास के लोगों ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि हाँ भाई, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है, ज़्यादा जो किताबी कीड़े होते हैं, वो तो कलेक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं। तो 10th क्लास में मेरे एक टीचर थे, उनके सामने जब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था इस बारे में, तो वहां से मेरे दिमाग में ये बात घुसी थी कि हाँ यार, कलेक्टर नाम की कोई चीज होती है। उस टाइम पे बस ये था कि हाँ बहुत बड़ी तोप हो है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। ठीक है। और बीच में एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं अपनी बोली में बोल रहा हूँ, मैं एकदम प्रॉपर बोली में भी बोल सकता हूँ उस टाइम पर। मैं उस टाइम पे बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई सब लोग अपनी जो बोली होती है, जो उनका डायलेक्ट होता है, उसको प्राउडली वो बोलते हैं सबके सामने। मैं भी बोलूंगा भाई, मेरा डायलेक्ट है। ओके। तो कहा था मैं? हाँ, मैं था वहां पे कि अपने टीचर्स से इन्फ्लुएंस होके कलेक्टर वाली बात दिमाग में घुस गई। 12th आते आते तो मैं कन्विंस हो चुका था, हाँ भाई तुझे तो कलेक्टर ही बनना है, तुझे तो आईएएस ही बनना है। चलो इतनी बात तो क्लियर थी कि हाँ आईएएस बनना है। क्यों बनना है वो कुछ क्लियर नहीं था। बस ये था कि हाँ बहुत बड़ी तोप होती है, बहुत ही रेस्पेक्टेड पोस्ट होती है, दैट्स इट, अच्छी खासी सैलरी होती है, बस इतना था। इतना ही थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे। लेकिन कैसे वहां तक पहुंचना है उस चीज के लिए मैं था बिल्कुल ब्लैंक। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है, क्यों करना है। मेरे दोस्त जो थे, यानी कि जो उसी हाई इंटेलेक्ट ग्रुप के पार्ट थे, जिन्होंने अच्छे स्कोर किया एकेडमिकली, जो अच्छे थे, उनका था कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मुझे ग्रेजुएशन में ये करना है, या मुझे वहां से पढ़ना है। मेरा कुछ नहीं था। मैं तो सिर्फ गधा था कि हाँ बस ठीक है, जहां लगा दिया लगा दिया, घर वालों ने लगा रखा है, लगा हुआ हूं, आगे का कुछ नहीं पता। ठीक है। तो पहले मैंने सोचा भाई, सजेशंस लिए, घर वालों ने बोला ठीक है भाई, बीए कर ले प्राइवेट, यहीं हमारे पास में ही एक कॉलेज है कस्बे में ही, वहां से बीए कर ले प्राइवेट और अपनी तैयारी कर लिए। या फिर हमारी सिटी में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कॉलेज है, उससे अपनी बीए कर ले या बीएससी कर ले। हमारे यहाँ पे बस यही है, बीए या बीएससी, ज्यादा से ज्यादा बीटेक। इससे ज्यादा किसी को कोई ना तो जानने में दिलचस्पी है और ना कोई जानना चाहता। तो फिर मेरी एक बहन ने, मुंह बोली बहन ने सजेस्ट किया कि तेरे इतने अच्छे मार्क्स है, तू डीयू में अप्लाई कर। तो मैंने डीयू में अप्लाई किया। डीयू में कुछ कॉलेजेस उन्होंने जो बताए थे उनमें मैंने अप्लाई किया, उसमें से मेरा केरोडीमल कॉलेज में फर्स्ट कट ऑफ में मेरा नंबर आ गया। तो ऐसे मुझे कॉलेज मिला। मुझे नहीं कोई आइडिया था कि मुझे डीयू में जाना है और कौन से कॉलेज में जाना है। ठीक है। मेरा कोई ऐसे कोई ड्रीम कॉलेज टाइप कुछ नहीं था, और ना ही ड्रीम कोर्स टाइप। और बीएससी फिजिकल साइंस इसलिए ले ली क्योंकि मेरे कलीग्स बीएससी फिजिकल साइंस ले रहे थे, तो मैंने भी बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री ले ली। तो ये था मेरा ग्रेजुएशन का सीन। बस ठीक है। तो इससे क्या चीज साबित होती है? पहली चीज कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में बढ़िया है, ठीक है, एकेडमिकली खासकर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रोड मैप क्लियर है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये एक मिथ है कि नहीं, पढ़ने पढ़ने वाला है, पढ़ा लिखा है, तो उसके दिमाग में एक रोड मैप होगा कि उसे आगे जाके क्या करना है।
या वो खुद सेल्फ अवेयरनेस रखता हो या कॉन्शियस हो इन चीजों को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी लाइफ जो है वो सिर्फ इन्फ्लुएंस की जा रही है अदर फैक्टर्स के द्वारा, अदर देन हिम। उसकी लाइफ इन्फ्लुएंस हो रही है और वो उसी हिसाब से बस चलता जा रहा है। ठीक है, मैं भी उनमें से एक था। तो बीएससी फिजिकल साइंस किरोड़ीमल कॉलेज, ग्रेजुएशन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ग्रेजुएशन का तो ठीक है, बात आई आईएएस की तैयारी कैसे करें भाई। उससे भी पहले आईएएस बनना क्यों है। उस टाइम पे एक एस्पिरेंट्स सीरीज आई थी, अभी भी उसका थर्ड सीजन आया अभी अभी। तो उसमें भी वो क्वेश्चन पूछते हैं कि देश की सेवा तो सबको करनी है, तुम्हें क्या अलग करना है, तुम्हें क्यों आईएएस चुना जाए। तो वो क्वेश्चन मैं भी ढूंढ रहा था कि यार क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों क्लियर हो जाए। क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज रहती थी कि कोई चीज अगर कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, उस वाई का आंसर मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो उस वाई का आंसर तो मुझे मिल गया था जुलाई 2021 में। मिल गया ऐसे नहीं कि हाँ किसी ने मुझे बता दिया, खुद से रियलाइज किया और लग गया फिर उसी चीज पे कि हाँ भाई ये मेरा गोल है, इसे मैं अचीव करना चाहता हूँ। इसी के लिए मुझे आईएएस बनना है कि जिससे आगे जाके इस फील्ड में मैं पॉलिसीज बनाऊंगा। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनूंगा, आगे जाके कहीं सेक्रेटरी भी बनूंगा किसी मिनिस्ट्री में। तो वहां पे जब मेरे पास इतनी पावर होगी कि मैं पॉलिसीज को ड्राफ्ट कर सकूं, तो मैं इस चीज पर फोकस करूंगा। ठीक है, यहां तक सो फार सो गुड। लेकिन थोड़ा मैं पर्सनल या फिर फैमिली की तरफ अभी नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है, अभी यहां पे इस चीज को क्लोज करता हूं, लेकिन पे अभी आगे बढ़ते हैं पहले। ठीक है, फिलहाल पहली चीज तो ये कि ना तो मैं आईएएस हूं ना बनना चाहता। ठीक है, दूसरी चीज, जो मकसद मुझे लगा था कि मुझे मेरी लाइफ का जीने का मकसद मिल गया 2021 जुलाई में, वो भी अब मकसद नहीं है मेरे साथ। अब उस मकसद के लिए मैं जी नहीं रहा हूं। क्यों नहीं जी रहा हूं उस मकसद के लिए, उसको भी आगे कभी डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट एट द प्रिविलेज टू शेयर दैट थिंग राइट नाउ। और फिलहाल यही रखते हैं, क्योंकि यहां तक तो ये था कि हाँ जो दिमाग में आ रहा था मैं बोलता चला गया। इसके बाद काफी सारी चीजें आ रही हैं, काफी सारे रास्ते आ रहे हैं कि किस तरफ मैं अपनी बातों को डायरेक्शन दूं। तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि किस तरफ हम चीजों को लेके जाएं पहले। और सोच भी लिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, 12वीं कक्षा तक तो एकेडमिक बुक्स पढ़ी। ठीक है, कभी एक नोवेल भी नहीं पढ़ा था। मतलब हाँ नोवेल पढ़ा था जो कोर्स में था वही। एक वो वाला जो नोवेल था कि भाई वो जो एक ऐसे टापू पे चला जाता है जहाँ पे गुलिवर्स ट्रेवल था शायद वो, है ना, समझ रहे होगे आप, कि जहाँ पे छोटे छोटे लोग होते हैं और वो बड़ा होता है, उसको लेके एक मूवी भी बनी हुई है बॉलीवुड की। तो उस टाइप के नोवेल वगैरह पढ़े हैं जो एकेडमिक्स से रिलेटेड थे, लेकिन आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बुक्स की दुनिया में कदम रखा, एक अर्पित नाम का टीचर है,
एनडीए की तैयारी कराता है। और उस टाइम पे घर वालों ने पुश किया था कि तेरे मार्क्स अच्छे हैं, टेक्निकल एंट्री सर्विस नाम की एक चीज होती है। तो उस टाइम पे टेक्निकल एंट्री सर्विस 44 निकली हुई थी। उसके तहत आप जो है लेफ्टिनेंट बन सकते थे। लेफ्टिनेंट बनने का आपके पास सुनहरा मौका था, जो कि मैं नहीं बन पाया, क्योंकि मैं बनना भी नहीं चाहता था और मेरे अंदर कैपेबिलिटीज भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो उसके थ्रू आप बिना एनडीए का पेपर दिए जा सकते हो। तो उस टाइम पे उस अर्पित नाम के टीचर ने सजेस्ट किया था कि हाँ भाई, बुक्स पढ़ो, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहली जो किताब पढ़ी मैंने, नॉन एकेडमिक वाली, जिसने मुझे एक सोचने का, दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया दिया, वो थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय सर स्टीफन आर कोवे। ये पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी। मेरे लिए ऐसा था कि भाई जैसे मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान मिल गया हो, इस वाली फीलिंग पे था उस टाइम पे। तो मैंने समवेयर 2021 में पढ़ी थी। 2021 में जब मैं अपना दूसरा एसएसबी देने गया था भोपाल में, 21st एसएसबी में, उससे पहले पढ़ी थी। और वो गया था मैं अप्रैल में देने, मई में देने, अप्रैल में देने, अप्रैल या मई में देने गया था मैं। और उससे पहले मैंने वो बुक फिनिश कर दी थी, ठीक है। अभी बुक वाली जर्नी क्यों बता रहा हूँ? पॉइंट है भाई, पॉइंट है। तो इस बुक में क्या था, थोड़ा सा एक ग्लिम्प्स दे देता हूँ बुक का। इस बुक में बोला गया था कि दो चीजें होती हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल, एक होती है वैल्यू। प्रिंसिपल वो होता है जो कि आप उसे मानो या ना मानो, वो तब भी सच ही है। फॉर एग्जाम्पल, पानी जो है वो H2O ही है। चाहे आप नदी का पानी ले लो, चाहे समुद्र का पानी ले लो, चाहे आपके समरसिबल का पानी ले लो, कहीं से भी पानी को उठा लो, उसके मॉलिक्यूल H2 ही होंगे। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं H2O नहीं है, तो मेरे बोलने ना बोलने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप की जो क्वालिटी रखती हैं चीजें, उन्हें बोला जाता है प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू स्टीफन आर कोवे, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। और वैल्यूज वो होती है जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक्स पर्सन की वैल्यू हो सकती है कि भाई जो लोग होते हैं बैगर्स, जो भीख मांगते हैं, आपको स्टेशंस पे, मेट्रो स्टेशंस के बाहर भी, रेलवे स्टेशंस पर भी, हर जगह ये लोग देखने को मिल जाएंगे। किसी एक पर्सन की वैल्यू हो सकती है, एक्स पर्सन की, कि भाई हमें उन्हें दान देना चाहिए, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है देना चाहिए, ठीक है। वाई पर्सन ये बोल सकता है कि नहीं, ये नहीं देना चाहिए। तो ये दोनों की वैल्यू है अलग अलग। एक्स पर्सन अपनी जगह सही है, वाई पर्सन अपनी जगह सही है। एक्स पर्सन अपने अलग तर्क देगा, वाई पर्सन अपने अलग तर्क देगा। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक दोनों लड़ते रह सकते हैं, लेकिन इसका कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है जिसे आप हाँ या ना में जवाब दे सको, ठीक है। तो ऐसी होती हैं वैल्यूज। तो उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स बताए थे कि ये 7 प्रिंसिपल्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, मैंने नहीं बनाए हैं, तो ये पहले से ही प्रेजेंट है। और इन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हो। तो उस टाइम पे कमाल की चीज थी मेरे लिए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद एक बुक पढ़ी मैंने, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय ब्ला ब्ला ब्ला। काफी फेमस बुक है, और डॉक्टर जोसेफ मर्फी है शायद उनका नाम। हम्म।
तो वो जो बुक है उससे मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव मिला दुनिया को देखने का, कि नहीं भाई, एक सबकॉन्शियस माइंड नाम की चीज होती है, और वो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो तेरी पूरी लाइफ को गवर्न करता है, और तू सिर्फ एक कठपुतली टाइप है, वही सब चीजों को चलाता है। और सबकॉन्शियस माइंड को पावर कौन देता है? गॉड, भगवान। यानी कि अब तीन चीजें पिक्चर में आ गई। पहले मेरी दुनिया में सिर्फ भगवान थे, ठीक है, फिर भगवान के साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड भी आ गया, और मैं तो हुई। मैं क्या हूं? मेरी आत्मा, मेरा दिमाग, जो भी मानो आप। लेकिन एक तीसरी एंटिटी में हूं, तो उसने मुझे काफी इन्फ्लुएंस किया। आप जो चाहो वो पा सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड से, ऐसा उस बुक का कहना था, मेरा नहीं। उसके बाद एक बहुत ही दुखद दुखद हादसा हुआ। दुखद बोलो या सुखद बोलो, आई डोंट नो। मैंने एक महान इंसान की किताब पढ़ ली, द शटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मेंशन। उस बुक ने एक अलग नजरिया दिया दुनिया को देखने का, कि हर जगह भसड़ है, किसी को कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब बस लगे हैं। कोई किसी चीज पे विश्वास करता है, उसको सच मान के वो उस चीज पे लगा हुआ है, कोई दूसरा किसी दूसरी चीज पे विश्वास करता है, वो उसको सच मान के उस पे लगा हुआ है। ये इसकी एक मोटी मोटी थीम थी। फिर एक और बुक पढ़ी मैंने मार्क मेंशन की, एवरीथिंग इज पग्ड। उस बुक ने मुझे पूरा हिला दिया। यानी कि मेरे पैरों नीचे जो जमीन थी, पैरों तले, उसे खींच लिया मार्क भाई ने। क्या भगवान, क्या सबकॉन्शियस माइंड, और क्या मैं, सब खत्म कर दिया एक झटके में। तो कहीं ना कहीं मैं घुस रहा था फिलोसफी में, मुझे पता नहीं था कि मैं फिलोसफी में घुस रहा हूं। अब मुझे पता है कि मेरा दिमाग फिलोसॉफिकल है, जबकि इसके बस की बात नहीं है फिलोसफी करना, ये मुझे अब पता है। अब पता है मुझे कि मेरे बस की फिलोसफी करना नहीं, नहीं नहीं, मेरे बस की नहीं, मेरे दिमाग के बस की फिलोसफी करना नहीं है। फिलोसफी के बारे में अगर मैं सोचता हूं, पढ़ता हूं, तो ये ठप हो जाता है, ठीक है। उस टाइम पे नहीं पता था। तो जिस टाइम पे मुझे जरूरत थी कि हाँ मुझे एक ग्राउंड मिले, एक विश्वास मिले, जहां से मैं अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकूं, अपनी चीजें, फॉर एग्जांपल अपना करियर, अपनी एकेडमिक जो एजुकेशन है, उन सब चीजों को, आईएएस वगैरह, है ना, वहां पे मैं बिखरता जा रहा था अंदर से। और ये टूटने की जो आवाज थी वो सिर्फ मुझ तक ही पहुंच रही थी, और किसी को नहीं पता थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मुझे भी नहीं पता था क्या चल रहा है, लेकिन चल बहुत कुछ रहा था। एंड इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक्स आई वाज रीडिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। फिर तो क्या मार्क मेंशन, फिर मैं मार्क मेंशन के भी बाप के पास पहुंचा, फ्रेडरिक नीचे, Nietzsche, द जर्मन फिलोसफर। उन साहब की बुक्स पढ़ी, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया भाई मामला। क्यों हूं मैं, कौन हूं मैं, वो वाली टाइप फीलिंग आ गई। यानी कि एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम जो हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं है, किसी ना किसी मोड़ पे निकल के आता है बाहर, और थोड़ा बहुत हम लोग महसूस करते हैं, वो मेरा 24 घंटे का हो गया उन बुकों को पढ़ के। लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि फिलोसफी मेरी, समझ सकते हैं आप, लेकिन अब मुझे पता है, अब मुझे पता है दैट आई एम नॉट अ मैन,
My brain is not a brain which is capable of understanding and exploring the philosophical aspects of human intelligence or human nature or human existence. ओके, ये सब मैं चीजें बता क्यों रहा हूं, वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि कहीं ना कहीं कोई सा पॉइंट ऐसा हो सकता है आपको स्ट्राइक कर रहा हो, खासकर उन लोगों को स्ट्राइक करेगा जिनके एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, बड़ी लकड़ी लेने का जिनमें वो होता है, जुनून होता है, शौक होता है, खासकर उन लोगों के लिए है वीडियो। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। हालांकि मेरी जिंदगी में इतने फेल्योर्स हैं, इतने फेल्योर्स हैं, इतने फेल्योर्स हैं, हालांकि उसमें से 99.99% ऐसे हैं जो कि सीमित है सिर्फ मेरे तक, मुझे ही पता है उन फेल्योर्स का, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया उनके साथ। बाहर की दुनिया के लिए अर्पित एकदम फर्स्ट क्लास है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, बंदे पे जॉब आ गई है ना, इज्जत बढ़िया है बंदे की लोगों के बीच में, क्या चाहिए और, है ना। लेकिन इतने फेल्योर्स मैंने देखे हैं, और उन फेल्योर्स को लेके बात करनी है, खासकर हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों से। ठीक है, क्योंकि ये बात आपने सुनी होगी, अरे दिमाग में मेरे अब तक बैठी हुई है कि बहुत सारे, नहीं बहुत सारे नहीं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ज्यादा पढ़ लिख लेता है वो हो जाता है पागल, या फिर जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, राइट। या अगर आपके दिमाग में भी ऐसा आ रहा हो कि मैं ऐसी थी या मैं ऐसा था लेकिन मैं अब ऐसा बन गया, वो वाला ऐसा एक पॉजिटिव इमेज थी, और ये वाला ऐसा एक नेगेटिव इमेज है, एक बैड इमेज है, या सोसाइटी की नजरों में मैं कुछ और हूं लेकिन अंदर मैं कुछ और ही हूं, वो वाली टाइप की फीलिंग हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Okay. तो थैंक यू सो मच, राम राम, टाटा, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। नहीं आज के लिए नहीं, ये शायद, हाँ आज के लिए इतना ही, इतना है, ठीक है।